बहू का आलू पराठा, शहरी बहू का ब्रेड पिज्जा। मानसी अपने दो बेटों रितेश और महेश के साथ रहा करती है और मानसी ने अपने दोनों बेटों की शादी एक ही दिन करवाई थी। दोनों ही बहुएं शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं और दोनों ही अपनी दहलीज पर खड़ी होती हैं। तभी मानसी कहती है, आखिरकार मेरी दोनों बहुएं यहाँ आ ही गई। बहुओं, अब तुम दोनों अपने दाहिने पैरों से इस कलश को घर में अंदर की ओर गिराकर गृह प्रवेश करो और माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा की तरह इस घर पर अपनी कृपा बरसाओ। सास की बात सुनकर अब दोनों बहुएं अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर गिराकर घर में प्रवेश करती हैं। बाकी सारी रस्में पूरी कर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मानसी की बड़ी बहू नंदिता गांव की थी और छोटी बहू माधुरी शहर की। शादी के अगले दिन दोनों की पहली रसोई की रस्म थी। दोनों अपनी सास के पास आई और बोली, माँ, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है। मैं किचन में जाती हूँ और खाना बना लेती हूँ। हाँ बहू, आज तुम दोनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म है। तुम दोनों किचन में जाओ और अपनी अपनी पसंद का खाना बना लो। अब दोनों किचन में जाती हैं। नंदिता कहती है, माधुरी, ऐसा करते हैं कि दाल चावल और रायते के साथ आलू का पराठा बना लेते हैं। लेकिन भाभी, आलू का पराठा कौन खाता है सुबह सुबह? और आपको नहीं लगता इट्स सो ओल्ड? ऐसा करते पिज्जा पराठा बना लेते हैं। देखो माधुरी, आलू का पराठा कभी भी ओल्ड नहीं होता और हमारे गांव में तो रोज नाश्ते में आलू का पराठा ही बनता है। बिना आलू के पराठे के तो हमारा खाना ही पूरा नहीं होता। मैं तो आलू का पराठा जरूर बनाऊंगी। ठीक है भाभी, आप आलू का पराठा बना लीजिए, लेकिन मैं पिज्जा पराठा ही बनाऊंगी क्योंकि मैं तो आलू का पराठा नहीं खाती और क्या पता घर में किसी को आलू का पराठा पसंद हो या ना हो। और इस तरह नंदिता आलू के पराठे बनाती है और माधुरी पिज्जा पराठा। दोनों अपने अपने पराठे टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। नंदिता बहू, तुम्हारा आलू का पराठा तो बहुत गजब बना है और माधुरी बहू, तुम्हारा पिज्जा पराठा भी बहुत अच्छा बना है। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दोनों ही पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। अगले दिन फिर नंदिता और माधुरी दोनों किचन में पहुँचती हैं। नंदिता कहती है, माधुरी, कल सभी को आलू के पराठे कितने पसंद आए थे ना? ऐसा करते कि आज फिर आलू के पराठे बना लेते हैं। नहीं नंदिता भाभी, कल तो सबको पिज्जा पराठा भी पसंद आया था, तो मैं सोच रही थी कि आज सबके लिए पिज्जा पराठा ही ठीक रहेगा। लेकिन माधुरी, आलू का पराठा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आलू रहते हैं, हरी धनिया रहती है, कुछ मसाले रहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होता है। लेकिन नंदिता भाभी, आलू के पराठे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है और शहर वाले तो आलू का पराठा नहीं बल्कि पिज्जा पराठा ही खाना पसंद करते हैं। पिज्जा पराठा में चीज का टेस्ट तो ऑसम होता है। जो भी हो माधुरी, लेकिन मुझे तो पिज्जा पराठा पसंद नहीं है। मैं तो आलू के पराठे बनाऊंगी। भाभी, मुझे भी आलू का पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तो पिज्जा पराठा ही बनाऊंगी। अब नंदिता आलू का पराठा बनाती है और माधुरी पिज्जा पराठा, और दोनों ही टेबल पर लगा देती हैं। घर वाले आलू का पराठा और पिज्जा पराठा दोनों ही मजे लेकर खाते हैं। लेकिन अब तो ये हर दिन का हो गया था। दोनों बहुओं में आलू का पराठा और पिज्जा पराठा को लेकर लगभग हर दिन बहस होती थी। एक दिन दोनों की सास मानसी बोली, क्या तुम दोनों हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? अरे, आलू का पराठा भी अच्छा लगता है और पिज्जा पराठा भी। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? नंदिता बहू, एक हफ्ते तुम आलू का पराठा बना लिया करो और माधुरी बहू, एक हफ्ते तुम पिज्जा पराठा बना लिया करो। इससे तुम दोनों की बहस भी नहीं होगी और आराम से हम लोगों को एक हफ्ते आलू का पराठा और दूसरे हफ्ते पिज्जा पराठा खाने को भी मिलेगा। ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। मैं भी चैन से एक हफ्ते अपना आलू का पराठा बना सकूंगी। माँ जी, मुझे भी मंजूर है। कम से कम एक हफ्ते किचन में सुकून से पिज्जा पराठा बनाकर खाऊंगी और आप सबको भी खिलाऊंगी। और अब ऐसा ही होता है। एक हफ्ते नंदिता आलू का पराठा बनाकर सभी को खिलाती और एक हफ्ते माधुरी पिज्जा पराठा बनाकर सभी को खिलाती। एक दिन जब दोनों बहुएं किचन में काम कर रही थी, तब महेश अपनी माँ से बोला, माँ, नंदिता पूरे एक हफ्ते आलू का पराठा बनाती है और उसके बाद माधुरी पूरे एक हफ्ते पिज्जा पराठा बनाती है। इस तरह तो हफ्ते भर हम एक ही तरह का पराठा खाकर बोर हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे दोनों बहुएं मिलजुल कर रहें और कभी आलू का पराठा बनाए तो कभी पिज्जा पराठा? बेटा, मैंने दोनों को बार बार बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने पराठे को कम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और झगड़ा तो बस इसी बात का है कि दोनों मिलजुल कर पराठे नहीं बनाना चाहती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन महेश नंदिता से कहता है, नंदिता, आज थोड़े ज्यादा पराठे रख देना। ऑफिस के लिए मेरे दोस्त भी खाने के लिए कह रहे थे।
ठीक है जी, मैं अभी बनाकर रख देती हूँ। अब नंदिता थोड़े से ज्यादा आलू के पराठे बनाकर देती है। शाम को महेश घर आता है तो सभी को बताता है। माँ, मेरे दोस्तों को आलू के पराठे बहुत पसंद आए और कल संडे है तो सभी लोग हमारे घर पर खाने आना चाहते हैं। ठीक है बेटा, आने दे उन्हें। अगले दिन महेश के सभी दोस्त घर पर खाना खाने के लिए आते हैं। तब मानसी किचन में जाती है और आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती है। इधर माधुरी सबको खाना लगाने की तैयारी करती है। मानसी किचन में आती है और कहती है, बेटा सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, लेकिन तेरे पराठे तो बहुत धीरे धीरे बन रहे हैं। इतने सारे लोगों को ऐसे कैसे पराठे सर्व करेगी तू? माँ, आलू के पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि सभी लोग आएंगे तभी बनाऊंगी। पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि इतने सारे लोगों को मैं एक साथ सर्व कैसे कर पाऊंगी। अब माधुरी जल्दी जल्दी बने हुए पराठों को लगा देती है, लेकिन तभी सभी लोग और पराठे मांगने लगते हैं। नंदिता बहुत परेशान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान, अब मेरी बेइज्जती होने से कोई नहीं बचा पाएगा। उसे इतना परेशान देखकर माधुरी कहती है, भाभी आप इतनी परेशान क्यों होती है? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं गैस की दूसरी तरफ पिज्जा पराठा भी बनाती हूँ। हम सभी को आलू के पराठे के साथ साथ पिज्जा पराठा भी खिला देंगे। इससे सभी को पराठे भी मिल जाएंगे और हमारी बेइज्जती भी नहीं होगी। माधुरी की बात सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है। अब माधुरी ने जल्दी जल्दी पिज्जा पराठा बनाया और नंदिता ने आलू का पराठा, और दोनों ने सभी को मिलकर आलू के पराठे और पिज्जा पराठा खिलाया। सभी लोग बहुत खुश हुए और दोनों की बहुत तारीफ की। उनके जाने के बाद नंदिता बोली, माधुरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम नहीं होती तो मेरी बहुत बेइज्जती होती। भाभी अपनों को शुक्रिया नहीं कहते, और आज मुझे भी ये बात समझ में आई कि हम दोनों बहुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। अगर आपका आलू का पराठा और मेरा पिज्जा पराठा मिल जाए तो खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। उनकी बात सुनकर सभी घर वाले हंस पड़ते हैं। अब वे दोनों साथ मिलकर रहती और साथ मिलजुल कर आलू का पराठा और पिज्जा पराठा बनाती और सभी को खिलाती हैं। गरीब गुंजन सुबह जल्दी उठकर काफी सारे आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, गर्मा गर्म करारी करारी चटपटे आलू के पराठे, मक्खन मारकर ले लो ले लो ले लो। गुंजन लगातार अपनी साइकिल पर आलू के पराठे बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे गुंजन बहन, मुझे जल्दी से 2 आलू के पराठे दे दो। जी भाई साहब, बस जरा सा सब्र कीजिए, अभी लगा देती हूँ। गुंजन अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही सामने बनी फैक्ट्री के मजदूर भी उसके पास आलू के पराठे खाने आते हैं। क्या मजेदार पराठे हैं गुंजन बहन, मेरे लिए 2 और लगा दो। हाँ हाँ, अभी लो। फिर दिन तक उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज आलू के पराठे बेचने निकल जाती है। उसके हाथ के पराठे सबको बड़े पसंद थे। इसी तरह वो हर रोज सुबह से शाम होने तक आलू के पराठे अपनी साइकिल पर घूम घूम कर गाँव भर में बेचती थी। फिर शाम को थकी हारी वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और अपाहिज पति उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहू आ गई तू? कब से मैं तेरी राह देख रही थी। घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाएं? आप चिंता मत करिए माँ जी, आज जो कमाई हुई है उनमें से कुछ का मैं राशन ले आती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से मैं आपकी दवाई भी ले आती हूँ। थकी हारी गुंजन थैला लेकर राशन लेने बाजार चली जाती है और वहीं से दवाई भी ले आती है। फिर घर आकर वो खाना बनाने लगती है कि देखती है कि आग जलाने के लिए लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अरे घर में तो लकड़ियां भी नहीं है, मुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। गुंजन लकड़ियां लेने चली जाती है। कुछ देर बाद घर लौटकर वो सबके लिए खाना बनाती है। फिर सबको खाना परोसकर बर्तन धो देती है। इन्हीं सब में उसे रात का 1 बज जाता है। फिर 4 घंटे की नींद लेकर वो सुबह फिर जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी साइकिल पर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, करारे करारे स्वादिष्ट आलू के पराठे ले लो। कुछ देर बाद वो बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख दूसरे फेरी वाले गुस्सा होने लगते हैं। जब से गुंजन आलू के पराठे बेचने लगी है तब से हमारा धंधा चौपट हो गया। पहले जो भीड़ हमारे ठेले पर रहा करती थी, अब वो सारी उसकी साइकिल के पास जाकर आलू के पराठे खाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मदन भाई, इस औरत ने तो हमारी कमाई आधी कर दी है। न जाने क्या जादू है इसके आलू के पराठों में। गुंजन के हाथों में कमाल का जादू था। वो बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। गुंजन का पति विजय दूसरे गांव में एक फैक्ट्री में काम करता था।
उस गांव से आते जाते उसकी मुलाकात गुंजन से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी कर गुंजन माधोपुर गांव अपने ससुराल आ गई। उसके गांव में उसके बूढ़े सास ससुर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुंजन और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जब विजय दूसरे गांव से साइकिल से घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बस से हो गई, जिसमें विजय अपाहिज हो गया। तब से घर खर्च चलाने के लिए गरीब बहू गुंजन आलू के पराठे विजय की पुरानी साइकिल पर बेचने लगी। लेकिन गांव के कुछ फेरी वाले अब उससे जलने लगे और उन्होंने अब उसको सबक सिखाने की ठानी। एक रात, राजू, अच्छा मौका है, अभी वो सब सो रहे होंगे। बता दे उस साइकिल वाली को हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तोड़ दे उसका ये साइकिल ढाबा। अभी लो हुजूर। राजू और मदन मिलकर उस गरीब बहू का साइकिल ढाबा तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब गुंजन बाहर आई तो अपनी साइकिल का ये हाल देखकर हैरान रह गई। हे राम, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आखिर किसने ये मेरा साइकिल ढाबा तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी? अपने आलू के पराठे कहाँ बेचूंगी? अब इतने पराठे बनाए, आज बेचने नहीं गई तो बहुत नुकसान होगा। कीड़े पड़े उसे जिसने हमारी साइकिल का ये हाल किया है। बहू तू घबरा मत, अपने पास वो टोकरी है ना, तू उसी में ले जाकर अपने आलू के पराठे बेचने जा। अपनी सास की बात गुंजन को सही लगती है और वो टोकरी में आलू के पराठे और माखन सर पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। लेकिन जहाँ वो पहले कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती थी, अब उसे वहां पहुंचने में काफी वक्त लगता था। साथ ही पैदल घूम घूम कर वो थक भी जाती थी। फिर शाम को थकी हारी वो घर पहुंचती है। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज साइकिल न होने के कारण मैं ज्यादा जगह पराठे बेचने नहीं जा पाई, जिससे आज ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई और पराठे भी काफी बच गए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। काश ना मैं अपाहिज होता और ना तुम्हें इतने दुख देखने पड़ते। क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम अनाथ हो, जो प्यार खुशियां तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। अब परेशान मत होइए जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। और बहू, जो पराठे बच गए हैं ना, उन्हीं को गरम कर दे, आज हम वही खा लेंगे। वो सब वही सुबह के बने हुए आलू के पराठे खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के पराठे बनाकर टोकरी में रखकर बेचने निकल जाती है। आलू के पराठे ले लो, आलू के पराठे। लेकिन उस रोज भी उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे अपना घर चला पाऊंगी? घर का राशन, सबकी दवाइयां, सब कैसे होगा? शाम को गुंजन फिर मायूस सा चेहरा लेकर घर आ जाती है। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख समझ जाते हैं कि उसकी आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। वो सब भी मायूस हो जाते हैं। तभी उसके पास उसकी सहेली और पड़ोसन रजनी आती है। अरे गुंजन बहन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहो, क्या बात है रजनी? तुम्हें पता है अपने गांव में ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है खाने को लेकर। जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर जजेस को इम्प्रेस करेगा उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या? 10 लाख? हाँ, सोच गुंजन, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हें पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। वैसे भी तुम पराठे बनाने में तो माहिर हो। जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के पराठों में है ना, ऐसा कहीं नहीं। और भाग लेने में क्या जाता है, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं। बस फिर क्या था, गुंजन रजनी के साथ वहां गई और उसने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लिया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहां और भी कई अच्छे घरों की औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता है। उन औरतों को देख वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन सबको तो मुझसे अच्छा खाना बनाना आता होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्रभु का नाम लेकर गुंजन खाना बनाने लग जाती है। वो आलू के मजेदार पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में पूरे हॉल में आलू के पराठों की महक फैल जाती है। फिर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने कई महंगी महंगी और नई डिशें बनाई हैं। लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों के आलू के पराठों में है, वो कहीं भी नहीं। इसीलिए इस प्रतियोगिता को तुम जीत गई हो, साथ में 10 लाख का इनाम भी। ये सुनकर गुंजन बहुत खुश होती है। अब वो उन पैसों से एक पक्का घर बनवाती है। साथ ही गांव के बाजार में अपना एक ढाबा खोल लेती है और उसमें आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसकी खूब कमाई होती है और अब वो अमीर हो जाती है। अब गुंजन की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना ढाबा चलाती है।